और स्प्रिंग्स पढ़ा देते हैं। इसके बाद शुरू करेंगे। सेंटर ऑफ मास सर पढ़ा चुके हैं, निकालना पढ़ा चुके हैं, उसका एप्लीकेशन कोलिजन पढ़ा देंगे, रोटेशन पढ़ा देंगे, फिर वेव शुरू करेंगे। ठीक है, और हो जाएगा पूरा कोर्स इस बार। जितना है, जितना कराए हैं उतना ही करने की जरूरत है, उतना ही कर लो, वही बहुत है। स्प्रिंग्स, पहला कि स्ट्रिंग में और स्प्रिंग में फर्क क्या है। स्ट्रिंग और स्प्रिंग में फर्क क्या है? अगर दोनों मासलेस हैं, मासलेस स्ट्रिंग हो तो और मासलेस स्प्रिंग हो तो, मासलेस स्ट्रिंग में आप इसको जो ही ढीला करिएगा, इसको जो ही आप फोर्स लगाइएगा, ये ढीला हो जाएगा, ऐसा टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक बात है? जरा पेज कम पलटो और शांति सुनो इधर। ठीक है, स्प्रिंग में क्या होता है, लिखना तुमको बहुत जरूरी होता है। स्प्रिंग में हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये टेंशन जीरो नहीं होता, इसकी अपनी एक नेचुरल लंबाई होती है जब ये किसी टेंशन में नहीं होता, नेचुरल लेंथ होती है इसकी जब ये टेंशन में नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल लेंथ में था तो टेंशन नहीं था, आपने फोर्स लगाया, ये कंप्रेस हो गया, उसमें कितना टेंशन पैदा हो गया, अपनी जगह से वो x दूरी इधर आ गया, आपने फोर्स F लगाया है, यहां पे एक दूसरा फोर्स पैदा हो जाएगा जो धक्का देगा, रेस्टोरिंग फोर्स Fs, इट इज रीस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं जिसे आप, एंड दिस F इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। आपने स्प्रिंग पे फोर्स F लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स F लगाया, भीतर इसके एक पैदा हुआ रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, राइट। स्प्रिंग को चाहे तो आप ऐसे, कोई मास यहां पे बंधा है या मास नहीं भी बंधा है, आप ऐसे F फोर्स से खींचिए, या फिर पूरे स्प्रिंग को आप दोनों तरफ F फोर्स से खींचिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। क्योंकि यहां आप खींच रहे हैं, वहां आपने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग आगे नहीं जा पाई, स्प्रिंग ने दीवार को खींचा तो दीवार ने भी स्प्रिंग को खींचा। तो ये चीज इस फोर्स डायग्राम है, ये दोनों दो डिफरेंट चीजें नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक बात है, ये दोनों सेम चीज है। वास्तव में ये जो है इसका फोर्स डायग्राम है। स्ट्रिंग में और स्प्रिंग में पहला फर्क तो यह है कि स्ट्रिंग को आप दबाते हैं तो टेंशन जीरो हो जाता है, और स्प्रिंग जो है वो टेंशन जीरो नहीं होता, दबाने पे उसके अंदर विरोध पैदा होता है, फिर से वापस अपनी जगह पे जाना चाहता है, जबकि स्ट्रिंग वापस अपनी जगह पे नहीं जाना चाहती, जैसे मोड़ दीजिए वैसे पड़ी रहेगी। स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे जाना चाहता है, उसके अंदर एक प्रतिरोध पैदा होता है, फिर से अपनी अवस्था को जाना चाहता है वो। ठीक है, कितना प्रतिरोध पैदा होता है? स्प्रिंग के लिए हम एक K डिफाइन करते हैं, K इज कॉल्ड स्टिफनेस या फोर्स कांस्टेंट, स्टिफनेस या फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है ये। ठीक है, कितना रेस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है? K इंटू एक्स। भले आप उसको नेचुरल लेंथ से ज्यादा फैला देते हैं, अगर x खींच के x दूरी, तो ये वापस खींचेगा रेस्टोरिंग फोर्स F स्प्रिंग K इंटू एक्स। डेल्टा x या x कर लीजिए, डेल्टा x इज चेंज इन नेचुरल लेंथ, राइट। सो पहला फर्क तो ये हुआ कि फिर से जाने का प्रयास, कान हमारा इलास्टिक है, हम यहां इसको मोड़ते हैं वापस अपनी जगह पे, रस्सी की तरह है नहीं, जहां रख दिया वहीं पड़ा रह गया, ऐसा होता है क्या? नहीं तो इतनी बार बैठा गया है वो, कैसा हो गया होता वो, है कि नहीं? लेकिन होता क्या है कि ये इलास्टिक चीज है, कुत्ते की पूंछ कैसी चीज है, मोड़िए फिर से वापस अपनी जगह। ठीक है, इलास्टिक है, स्प्रिंग जो है वो इलास्टिक है। रस्सी भी इलास्टिक हो सकती है, इलास्टिक रस्सी भी दो तरह की होती है, स्प्रिंग भी दो तरह की होती है।
एक इलास्टिक, अरे जो पैजामे में नाड़े का काम करती है, देखो कि नहीं, इलास्टिक रस्सी जिसको कि तुम करके जितना लंबा कर लो, है कि नहीं, या जो स्वेटर आते हैं तो वो साइज का तो नहीं पता होता, एक एवरेज साइज बना देते हैं, मोटा है तो उसके भी फिट हो गया, पतला है तो उसके भी फिट हो गया। इलास्टिक का ये, इलास्टिक रस्सी क्या होती है, इलास्टिक रस्सी फैल सकती है लेकिन दब नहीं सकती, दबेगी तो टेंशन जीरो हो जाएगा। जबकि और इन इलास्टिक यानी इनएक्सटेंसिबल कर लो, बल्कि इनएक्सटेंसिबल, जो एक रस्सी होती है, ठीक है, कहां यूज करते हैं, अरे जो सिलाई का धागा होता है उसको तुम खींचोगे तो फैल जाता है क्या, वो नहीं फैलता, वो इनएक्सटेंसिबल रस्सी है। वो धागा जो कुएं से पानी निकालने के काम में आता है, जो धागा हुआ, कई जगह तुम रस्सी इस्तेमाल करते हो, और कहां करते हैं, बर्तन में, पतंग वाले उड़ाने में रस्सी, वो फैलती नहीं है ना, लेकिन इलास्टिक जो पजामे के नाड़े में इस्तेमाल करते हो वो फैला के तुम इतना बड़ा कर सकते हो, है कि नहीं। तो इलास्टिक रस्सी भी इलास्टिक हो सकती है, इलास्टिक रस्सी, लेकिन क्या होती है, वो दब नहीं सकती, सिर्फ फैल सकती है। तो रस्सी कई तरह की होती है, एक फैल ही नहीं सकती, एक जो फैल सकती है, और जो है वो दोनों कर सकता है, दब कंप्रेस भी हो सकता है और एक्सटेंड भी हो सकता है। स्प्रिंग कंप्रेस भी हो सकता है और एक्सटेंड भी हो सकता है, जबकि रस्सी या तो कुछ नहीं, या तो न कंप्रेस होगी ना एक्सटेंड होगी, या फिर अगर होगी भी तो क्या होगी, एक्सटेंड होगी, कंप्रेस नहीं होगी। कंप्रेस होते ही टेंशन जीरो हो जाएगा। तो कई बार बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रिंग, तो ये काम कर लेना, वहां भी स्प्रिंग की तरह तुम बोल, अगर तुम इसको नेचुरल लेंथ एक्स फैलाओगे, एक्स फैलाए तो इसके अंदर भी फोर्स पैदा हो जाएगा के डेल्टा एक्स, लेकिन इसको तुम कंप्रेस नहीं, कंप्रेस करते ही टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जबकि स्प्रिंग दोनों चीज के, पहला तो फर्क ये हो गया स्प्रिंग में स्ट्रिंग में। दूसरा फर्क ये हो गया कि अगर कोई ब्लॉक यहां पे है और यहां पे एक ब्लॉक है, 2m यहां पे है और 2m यहां पे है, ये नीचे जाना चाहता है, इसको तुम रस्सी से बांध दो, और एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहां ले लो, यहां मास 2m है और यहां रस्सी है m, और इसको स्प्रिंग से बांध दो, ठीक बात है। वास्तव में ये 2m वाला भारी है, ये नीचे जाना चाहेगा, ये ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन चाहने से थोड़ी होगा, रस्सी जाने ही नहीं देगी। यहां भी ये ऊपर जाना चाहता है और स्प्रिंग उसको रोका हुआ है। अगर तुम यहां रस्सी को काट दो और यहां स्प्रिंग को काट दो, तो इसका एक्सेलरेशन, रस्सी में टेंशन इमीडिएटली जीरो हो जाता है, मतलब, ठीक है, बात समझ रहा हो। या तुम एक काम करो, यहां भी रस्सी ले लो, यहां भी रस्सी ले लो और यहां भी स्प्रिंग ले लो, यहां की रस्सी को काट दो, ठीक है। काटते ही रस्सी में टेंशन इमीडिएटली जीरो, टेंशन कुछ रहा होगा, टेंशन अच्छा रुका है, तो इसमें टेंशन कितना रहा होगा बोलो, 2 mg रहा होगा, इधर भी कितना रहा होगा, 2 mg, इधर ये ऊपर 2 mg खींच रहा है, नीचे mg, तो इसमें टेंशन कितना रहा होगा, कितना रहा होगा यार, mg रहा होगा भाई। इसका FBD बनाओ हो, इसका वाला, इसके 2 mg को कर रहा है, इसका FBD बनाओगे तो mg नीचे, अच्छा टेंशन दोनों सेम रहेगा, 2 mg नीचे है, नेट किधर आ गया, mg ऊपर, तो जरूर ये वाला mg नीचे खींच रहा होगा, तभी तो ये रुकेगा, तो इसमें टेंशन इतना था। अब तुमने कट कर दिया तो इसका टेंशन तुरंत mg से घट के क्या हो गया, जीरो हो गया। इसमें भी टेंशन पहले कितना हुआ करेगा, 2 mg, इसमें भी 2 mg और इसमें भी टेंशन mg, इसको भी कट कर दिए तो इसका टेंशन भी क्या हो गया, इमीडिएटली जीरो हो गया। कट करते ही इस वाले केस में टेंशन अब कितना होगा, अब जब रस्सी हट गई तब तो बॉडी फ्री है मूव करने के लिए, फ्री है, उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, दोनों अनबैलेंस्ड मास 2m माइनस m बाई टोटल मास कितना 3m, है कि नहीं, इंटू g, कितना आ गया g बाई 3, और टेंशन कितना आ जाएगा 2 इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g, कितना 4g बाई 3। बात समझ में आई। ये टेंशन रस्सी कटते ही ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाला कितना हो जाएगा घट के 4 mg बाई 3 हो जाएगा।
मजे की बात है ये वाला लेकिन 2mg ही बना रहेगा, ये तुरंत नहीं बदलेगा, थोड़ी देर बाद बदलेगा। स्ट्रिंग में रस्सी तुरंत बदल सकती है, जैसे इस वाली स्ट्रिंग में तुरंत बदल गई, 2mg से 4mg/3 हो गई। लेकिन स्प्रिंग में टेंशन बदलने के लिए तुम्हें डेल्टा एक्स बदलना पड़ेगा। टेंशन कितना होता है उसमें, के डेल्टा एक्स होता है, के डेल्टा एक्स होगा। तो टेंशन बदलने के लिए, जो भी टेंशन पैदा हो रहा है वो बदलने के लिए डेल्टा एक्स बदलना पड़ेगा। और डेल्टा एक्स बदलने के लिए, स्प्रिंग की लंबाई बदलने के लिए तुम्हें टाइम की जरूरत पड़ेगी। कुछ टाइम लगाओगे तब वो बदलेगा, तब टेंशन बदलेगा। रस्सी में टेंशन उसके लंबाई का फंक्शन तो है नहीं, लेकिन स्प्रिंग में टेंशन उसकी लंबाई का फंक्शन है। तो यहां पे जब तुमने कट किया है तो यहां पे तो कोई रस्सी का टेंशन तुरंत बदल गया, 2mg से 4mg/3 हो गया। लेकिन यहां पे तुरंत नहीं बदलेगा। कारण क्या है कि ये टेंशन तभी बदलेगा जब रस्सी की लंबाई घटेगी या बढ़ेगी। अब घटने बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, भाई रस्सी कंप्रेस होगी तब वो टेंशन बदलेगा। इसलिए रस्सी में टेंशन इमीडिएटली चेंज हो सकता है, स्प्रिंग में टेंशन इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता है। बात समझ में आई? हाँ, स्प्रिंग में टेंशन इमीडिएटली तभी चेंज होगा जब तुम स्प्रिंग को ही कट कर दो। बात समझे? तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो, तुरंत काटने के तुरंत बाद g/3, और इसका टेंशन बदला ही नहीं, इसका कितना रह जाएगा, 0। बात समझ में आई? नहीं समझे? फिर से समझा दें। हाँ, यानी जिस प्रॉब्लम में स्ट्रिंग कनेक्टेड थी उस प्रॉब्लम में टेंशन और एक्सेलरेशन इमीडिएटली बदल गया, जबकि यहां पे सब कुछ इमीडिएटली नहीं बदला। अच्छा, दूसरा फर्क तो ये है। तीसरा फर्क ये है, रस्सी के इनएक्सटेंसिबल अगर रस्सी है, इसके दोनों सिरे का वेलोसिटी हमेशा सेम होगा, v1 बराबर v2 होगा, ऐसा है। लेकिन अगर स्प्रिंग है ऐसी m2 m1, ये v1 ये v2, तो v1 v2 बराबर हो ये जरूरी नहीं है। v1 बराबर v2 भी हो सकता है, v1 लेस देन, v1 ग्रेटर देन, इक्वल टू v2, कुछ भी हो सकता है। 3 फर्क स्प्रिंग और स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग 2 तरह की होती है, एक एक्सटेंसिबल, एक इनएक्सटेंसिबल, एक एक्सटेंसिबल। जो इनएक्सटेंसिबल है वही ठीक है, और जो इलास्टिक है वो फैल सकती है लेकिन कंप्रेस करते ही टेंशन 0 हो जाएगा। स्प्रिंग एक ऐसी रस्सी है जो फैल भी सकती है और एक्सटेंड भी कर सकती है, एक्सटेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। और अगर उसका टेंशन कितना ज्यादा है वो उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। अपने नेचुरल लेंथ से अगर डेल्टा एक्स वो एक्सटेंडेड है या डेल्टा एक्स कंप्रेस्ड है, राइट, देन टेंशन इन द स्प्रिंग विल बी के डेल्टा एक्स, राइट। और दूसरा, तो पहला फर्क तो ये हो गया स्प्रिंग में और स्ट्रिंग में। दूसरा फर्क ये हुआ कि स्ट्रिंग में टेंशन इमीडिएटली चेंज हो सकता है लेकिन स्प्रिंग में इमीडिएट चेंज नहीं हो सकता। रस्सी काटने के तुरंत बाद इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g/3, और इसमें टेंशन कितना होगा, 4mg/3। रस्सी काटने के पहले इसमें कितना टेंशन था, 2mg, बाद में कितना हुआ, 4mg/3। उसके पहले इसका एक्सेलरेशन कितना था, 0। उसके काटने के तुरंत बाद कितना हो गया, g/3। लेकिन रस्सी काटने के पहले या बाद में इसका टेंशन वही रहा, इसका एक्सेलरेशन वही रहा, 0 का 0। स्प्रिंग को हम शॉक एब्जॉर्बर भी बोलते हैं। ट्रेन में, बोगी में, और जो कंपार्टमेंट होता है, ट्रेन ऊपर नीचे हो रही है, चल रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो जो बीच में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब तुमको एक चारपाई पे सुलाया जाए चौकी पे, और चौकी को ऊपर कर दिया जाए और फिर चौकी छोड़ दिया जाए, तुम जब नीचे गिरोगे तो क्या आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। ट्रेन सोचो, ट्रेन में अगर स्प्रिंग नहीं लगा होता, और ट्रेन जैसे तुम देख लो, परिवहन बस वाली देख लो, या तुम सिंपल किसी ऑटो में बैठो और ऑटो वाला ब्रेकर को उछालता है, तो तुम कुछ बोलते होगा ना उसको। अगर वो स्प्रिंग नहीं लगा होता, ट्रेन में स्प्रिंग नहीं लगे होते, तुम आराम से ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे। स्प्रिंग उस धक्के को पी जाता है, जो भी शॉक्स लगते हैं उसको एब्जॉर्ब कर जाता है। स्प्रिंग्स मोटे मोटे स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं उसको। तो कहना मुझे यहां पे इस धक्के को ये अभी पी गया, तुरंत ही नहीं असर पहुंचेगा उस पर।
अब जब बाद में डिफरेंस होगा, थोड़ी देर बाद, कुछ सेकेंड्स बाद, कुछ टाइम की बात नहीं है, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कट t0 प्लस पे ये क्या होगा, इसका टेंशन 2mg ही रहेगा, इसका एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा, जबकि यहां पे इसका एक्सेलरेशन g/3 होगा और टेंशन 4mg/3 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा फर्क, तीसरा फर्क, अगर रस्सी इनएक्सटेंसिबल है तो इसके दोनों सिरे की वेलोसिटी सेम होगी, और अगर स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग ऐसी है तो दोनों सिरे का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कुछ भी, यहां भी a1 बराबर a2 होगा, यहां a1 ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। पहले फर्क समझिए, ठीक ना। जिस रस्सी से हम सिलाई करते हैं वो रस्सी कैसी है, इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल, और जो पजामे के नाड़े में लगाते हैं वो कौन सा, इलास्टिक, हाँ इलास्टिक स्प्रिंग, ठीक है। और कौन सा होता है, और स्प्रिंग जो ट्रेन में लगता है पहिए के नीचे, पहिए के नीचे नहीं मतलब डब्बे के नीचे, कौन सा, हाँ मतलब समझ तो रहे हो, ठीक है। स्प्रिंग भी दो तरह की होती है, सॉफ्ट स्प्रिंग, हार्ड स्प्रिंग। अब तो ऑपरेशंस में, नीज में, जॉइंट्स में स्प्रिंग लगा देते हैं वो लोग, है कि नहीं। देखो देखिए, जब कि कभी अर्थ के सरफेस से आप कोई बॉल उठा के ले जाते हैं यहां और यहां से ड्रॉप कर देते हैं, वो आ जाता है। जब आप ऊपर ले जा रहे थे तो दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था, जो एजेंट इसे ऊपर ले जा रहा था वो, और जो धरती खींच रही थी वेट वो। जो जीत जाता उधर की ओर चला जाता। एजेंट यहां पे जीत गया, एजेंट ऊपर की तरफ ले गया इसको। ऊपर ले जाने की प्रक्रिया में वर्क डन बाय एजेंट क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और एजेंट का वर्क भी, फोर्स भी ऊपर है। और वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, नेगेटिव। नीचे आ रहा है जब बॉडी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब तो एजेंट है नहीं, राइट। वास्तव में एजेंट ने जो वर्क किया इस सिस्टम पे, वो इस सिस्टम में ही स्टोर हो गया है, राइट। किसी भी चीज की संरचना बदलने में कुछ एनर्जी लगती है। हम लोग ऐसे बैठे हैं, हमें अभी बैठाना है कि भाई 4 लोग यहां बैठ जाएं, कुछ एनर्जी लगेगी ना, उन्हें उठा करके यहां से यहां करना पड़ेगा ऐसा। तो ऐसे ही किसी भी चीज की संरचना में भी ऊर्जा होती है। उसको बनाने में जितना हम वर्क करते हैं वो ही उसमें स्टोर हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ किया गया काम उस अर्थ ब्लॉक सिस्टम में सेव हो जाता है। ऐसा फ्रिक्शन के साथ नहीं है। तुमने वर्क वेट के खिलाफ काम किया, वो सेव हो गया, तुम छोड़े वापस नीचे आ गया। न काम करते तो न नीचे आता, ठीक है। तो कोई बॉल अगर यहां ड्रॉप करते हो है, वो नीचे जाता है। इसके 2 एक्सप्लेनेशन है। पहला कि चूंकि धरती उसे खींच रही थी इसलिए वो नीचे चला गया, ये फोर्स वाला एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन एनर्जी वाला है कि वो इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल था, उसको हम ऊपर ले आए तो हमने जो वर्क किया वो एनर्जी सेव हो गई इसमें। जब मैं छोड़ रहा हूं तो वही एनर्जी फिर रिलीज हो रही है और वो नीचे जा रहा है। तो किसी पत्थर के गिरने को भी हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डायनेमिक्स से और एनर्जी से, ठीक है। तो यहां पे ग्रेविटी के खिलाफ किया गया काम स्टोर हो गया, ऐसे ही फ्रिक्शन के खिलाफ किया गया काम स्टोर होगा नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि ब्लॉक को मैं ऐसे खींच के ले आऊं, यहां छोड़ू तो वापस अपनी जगह पे चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन स्प्रिंग में ऐसा है
जब तुम स्प्रिंग के खिलाफ कोई काम करते हो, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, ये उसकी नेचुरल लेंथ है, और तुम यहां से x0 कंप्रेस करते हो, ये ऐसा हो जाता है, तो उस वक्त उस स्प्रिंग में एनर्जी होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, या तुमने डेल्टा एक्स उसको दबा दिया है हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो जाती है। ठीक है, और जब वो नेचुरल लेंथ पे होता है, अपनी स्वाभाविक लंबाई पे होता है, तो उसमें एक्सटेंशन भी जीरो होता है, उसमें टेंशन भी जीरो होता है, उसमें एनर्जी स्प्रिंग भी जीरो होती है। लेकिन जब तुम उसे डेल्टा एक्स कंप्रेस करते हो या तुम डेल्टा एक्स एक्सटेंड करते हो, डेल्टा एक्स जब तुम एक्सटेंड करते हो तब क्या होता है, तब उसकी एनर्जी जो है वो यहां से यहां तक आने में, मतलब इतना होने में अभी भी उसमें यू इतना ही है, स्प्रिंग में ऊर्जा अभी भी इतनी ही है। तो स्प्रिंग को अपनी सहज लंबाई से एक्स डेल्टा एक्स खींचने में फोर्स पैदा होता है के डेल्टा एक्स, और एनर्जी होती है कितनी, हाफ ऑफ के इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। डेल्टा एक्स को हम लोग एक्स से डिनोट कर देंगे, एक्स लेंथ फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो एक बात तो ये ख्याल रहे, तो तुम्हारे ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इनके खिलाफ किया गया काम स्टोर हो जाता है। लेकिन फ्रिक्शन ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके खिलाफ किया गया काम स्टोर नहीं होता है, ये बात ख्याल में रहे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा सेंट्रल फोर्स होता है, हमेशा एक सेंटर की ओर होता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। अपना ये नेचुरल लेंथ है, ये हमेशा इधर की तरफ, फोर्स इधर लगेगा, जब दबा दोगे तो उसकी तरफ हो जाएगा, खींच दोगे तो वापस खींचेगा फोर्स स्प्रिंग। फोर्स स्प्रिंग हमेशा अपने मीन पोजीशन की तरफ ही देखता है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना। ये भी सेंट्रल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। ठीक है, और ये नॉन सेंट्रल होता है। पहली बात तो ये सेंट्रल होता है। दूसरी बात, वर्क डन जो है इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तुम पार्टिकल को यहां से यहां ले आना है, ऐसे ले आओ, ऐसे घुमा के इधर से यहां ले आओ, उतना ही वर्क करना पड़ेगा। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और किसी क्लोज साइकिल में किया गया वर्क जीरो होता है, और ये तीनों का उल्टा होता है, यानी ये सेंट्रल भी नहीं होता, ये पाथ पे भी डिपेंड करता है, और किसी क्लोज साइकिल में किया गया वर्क जीरो भी नहीं होता। किसी ब्लॉक को तुम स्लाइड करके एक चक्कर घुमा के यहां लेते हो, क्या जीरो वर्क करना पड़ा? नहीं, फ्रिक्शन के खिलाफ काम करना पड़ा, है कि नहीं। तो ऐसा होता है। तो ये स्प्रिंग फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स है, इसके खिलाफ किया गया काम स्टोर हो जाता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और क्लोज लूप में पाथ जीरो, वर्क डन जीरो होता है। चलिए अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। हुआ क्या, एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी, मास इसका m है, और फोर्स कांस्टेंट इसका k है, राइट। इसे मैंने कंप्रेस किया, दबा दिया, यहां पे यहां तक दबा दिया, इसकी नेचुरल लेंथ से x दूरी दबा दिया, कंप्रेस किया। अब क्या हुआ, रिलीज किया यहां से, यहां पे ये अटैच्ड है, अटैच्ड है इससे, ये यहां पे रिलीज किया गया। अब क्या होगा, वापस जब वो वापस यहां से यहां आएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा फिर से वो क्या होगा, अपनी नेचुरल, जब वो रिलीज, जब वो कंप्रेस था उस वक्त इसमें स्प्रिंग एनर्जी कितनी थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये किसने दी थी, जिसने दबाया था उसने दी थी। जब ये रिलीज किया गया, वापस अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया, तो इसकी स्प्रिंग एनर्जी अब कितनी हो गई, जीरो। सारी स्प्रिंग एनर्जी लॉस हो गई, वो कहां चली गई, अब ब्लॉक के पास वेलोसिटी हो गई होगी v, मास m का, तो सारी स्प्रिंग की एनर्जी वो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। स्प्रिंग की एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक में, राइट। तो कितना स्प्रिंग की एनर्जी बदल गई, यहां से यहां तक आने में कितनी लॉस हुई, हाफ एक्स स्क्वायर लॉस हो गई, और क्या हो गई, वो सब किस में कन्वर्ट हो गई, हाफ एम बी स्क्वायर में।
तो यहां से v क्या आ गया तुम्हारा, रूट ऑफ k बाई m, है ना, इंटू एक्स। इतनी वेलोसिटी यहां पे हो जाएगी, ठीक है। फिर पूछेगा ये यहीं रुक जाएगा क्या, नहीं, ये आगे जाएगा कहीं यहां तक, जितना तुमने कंप्रेस किया है उतना ही आगे जाएगा, फिर वो x ही आगे जाएगा, और फिर वहां जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहां पे वेलोसिटी 0 थी। ऐसा हो सकता है कि यहां पे कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये अपने इसको तुमने किया है, मास m है, तुमने एकाएक इसे हिट कर दिया और वेलोसिटी v दे दी, तुमने ब्लॉक को हिट कर दिया और वेलोसिटी v दे दी, ठीक है। तो पूछेगा वो कितना आगे जाएगा, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम वो कितना फैल करोगे, वो कुछ आगे आ जाएगा यहां पे। यहां जब वो नेचुरल तब स्प्रिंग की एनर्जी की एनर्जी को, तो हाफ mv स्क्वायर जो स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी थी, वो सब की सब किस में स्टोर हो गई, एकदम मैक्सिमा पहुंच के इसकी वेलोसिटी तो 0 हो गई। तो सारी काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो कितना कर लो, फिर से x कितना आ जाएगा बोलो, v रूट m बाई के, तुमने दे दी है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कि अगर 2 स्प्रिंग लगा दो यहां पे, एक ब्लॉक यहां पे है, इधर भी एक स्प्रिंग लगा दो K2 का, और यहां भी स्प्रिंग लगा दो K1 का, और मास इसका m है, और इसे तुम क्या करो, दोनों अपने अपने नेचुरल लंबाई पे थे, दोनों अपने क्या करो तुम, इसे तुम यहां से यहां ले आओ, यहां ले आ दो, थोड़ा सा कंप्रेस कर दो, तो ये वाली स्प्रिंग नंबर 1 क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई, और स्प्रिंग नंबर 2 क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, ठीक ना। ये अपनी नेचुरल लेंथ से x इधर आ गया, ठीक है। इस मोमेंट पे यहां से तुमने रिलीज किया, यहां से तुमने रिलीज किया, x इधर ले आके रिलीज कर दिया, ठीक है। जो तुम छोड़ोगे क्या होगा, ये स्प्रिंग तो फैली हुई है, ये क्या करेगी, इसको खींचेगी वापस, कितने से खींचेगी बोलो, K1x से, और ये स्प्रिंग दबी हुई है, ये धक्का देगी कि हटो मुझे वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे जाने दो, तो ये कितने से धक्का देगी, K2x से। तो नेट फोर्स कितना आ गया स्प्रिंग के उस मोमेंट पे, K1 प्लस K2x, दिस इज नेट फोर्स। पहली बात तो ये हो गई, नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक इतना आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, बोलिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आ गया बोलो, नेट फोर्स बाय इनिशियल एक्सेलरेशन, छोड़ते ही, जस्ट आफ्टर रिलीज, वो तो थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, जस्ट आफ्टर रिलीज उसका फोर्स उस पर इतना लगेगा, इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स बाय मास, मतलब कितना, K1 प्लस K2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई मास। तीसरी बात, जब ये वापिस अपने नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा तो उस वक्त ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस टू इट्स नेचुरल लेंथ, अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बताओ क्या बोलोगे, जो शुरू में एनर्जी जी इसमें थी कितनी, हाफ K1x स्क्वायर, इस स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी थी, हाफ K1x स्क्वायर, इसमें कितनी एनर्जी थी, हाफ K2x स्क्वायर, और जब वो नेचुरल लेंथ पे पहुंचा तो फिर इसमें एनर्जी 0, इसमें भी 0, सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक में, हाफ mv स्क्वायर। तो कितना, x अंडर रूट ऑफ कितना, K1 प्लस K2 बाई मास, ये वेलोसिटी आ गई स्प्रिंग ब्लॉक की जब वो नेचुरल लेंथ पे पहुंचे। एक चीज और पूछ सकता है यहां पे, जब तुमने यहां पे रिलीज किया है ये वापस गया एक्सट्रीम, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से तुमने रिलीज किया, दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, इस एक्सट्रीम पे रिलीज किया, वो उस एक्सट्रीम पे गया, वापिस लौटेगा, जब वो वापिस लौटेगा फिर ऐसा हालत होगी,
वापस लौटेगा तो कैसी हालत होगी, कुछ ऐसी हालत होगी, ये वापस लौट रहा होगा। तो जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी थी v, जब वापस लौटेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं, वापस लौटेगा तो भी स्पीड कितनी होगी v। क्या जाते वक्त लौटते वक्त वेलोसिटीज सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी? डिफरेंट होंगी। स्पीड सेम होंगे लेकिन वेलोसिटी अलग होगी। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी जुड़ जाता है। स्पीड जाते वक्त v थी, आते वक्त v थी, स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी वो डिफरेंट हो गई। यहां वेलोसिटी इधर की तरफ है, यहां वेलोसिटी इधर की तरफ है। तो इस बात को ख्याल रखना, यहां जाते वक्त और आते वक्त क्या क्या सेम और क्या सेम नहीं है। स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है वेलोसिटी में। ठीक बात है, लिख लो। लिखो ये सब कहानी, अब बिना समझे लिखोगे सब ये कुछ भी चित्र बना देंगे तो तुम लोग भी बनाना शुरू कर दोगे। प्रॉब्लम देख लीजिए। देयर वॉज ए स्प्रिंग, मास वॉज नॉट कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, इनिशियली इट वॉज इन नेचुरल लेंथ, इन इट्स नेचुरल लेंथ। ब्लॉक आता है v नॉट वेलोसिटी से और वो उसको x दूरी दबाने में उसकी वेलोसिटी v नॉट बाई 2 हो जाती है। ठीक बात है, v नॉट से आता है और स्पीड कितनी हो जाती है v नॉट बाई 2। कितना दबाने में? x। पूछा है कि उसका फोर्स कांस्टेंट कितना है, क्या करना पड़ेगा? एनर्जी इक्वेशन। कितनी ऊर्जा थी उसके पास पहले? हाफ v नॉट नहीं यार, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बेवकूफों की तरह बात करोगे। कितनी एनर्जी थी पहले उसके पास? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बाद में उसके पास काइनेटिक कितनी बची? हाफ के नहीं यार, अरे यार तुम लोग दुखी कर। हाफ, इतनी काइनेटिक बची। ब्लॉक के पास पहले इतनी थी, उतना रुपया लेके चला, अभी भी उसके पास हाफ एम वी नॉट बाई 2 स्क्वायर है, बाकी कहां खर्च कर दिया? स्प्रिंग को दबाने में। कितना स्प्रिंग को दबाया बोलो? हाफ के इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर जो भी करते हो। तो कितना आ गया बोलो? ये आ गया एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू क्या चीज? के एक्स स्क्वायर। बोलो 2 कैंसिल करा दो, ये आएगा कि नहीं आएगा? कितना आ गया? 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर बाई के और x इतना आ जाएगा अंडर रूट। ये आएगा, सॉरी एक के पूछा है ना, तो k कितना आ जाएगा बोलो? k इज इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर बाई कितना? x स्क्वायर। यही ना, इतना k हो जाएगा इसका। टफ था क्या? फिर देखो यहां पे एक स्ट्रिंग है, स्प्रिंग है जो यहां पे फिक्स्ड है। यहां से ये एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ वो h है, और वो जब वर्टिकल रहता है तब उसकी लेंथ जो है वो नेचुरल लेंथ है। यहां पे एक रॉड है, उस रॉड में एक रिंग लगी हुई है, फंसी हुई है। उस रिंग को इस स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। फिर क्या किया मैंने? इसकी नेचुरल लेंथ से इसको पकड़े और इधर तक ले गए। कितने डिग्री तक? वर्टिकल से 37। वहां से उसको रिलीज कर दिए तो क्या होगा? ये वहीं पड़ा रह जाएगा या वापस आएगा इधर?
वापस आएगा जब वो यहां आएगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, व्हेन स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल, स्प्रिंग बिकम्स वर्टिकल। जब स्प्रिंग वर्टिकल हो जाए उस वक्त पूछा है, वेलोसिटी पूछा है किसकी, रिंग की। बात समझ में आई? ये लेंथ इसकी h है, इसकी सहज लंबाई h है, ये h हो गया, इसको मैं l मान लेता हूं। अब तो फैल l हो गया, कितना फैला, पहले h हुआ करता था, अब l है, तो कितना हो गया, l माइनस h फैल गया। तो l कैसे निकालोगे, cos 37 डिग्री इज इक्वल टू कितना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज h बाई l, दिस इज 0.8, 0.8 इज इक्वल टू कितना, h बाई l। तो l कितना आ गया 1.25h या 5h बाई 4। लेंथ कितनी हो गई इसकी अब 5h बाई 4, पहले कितनी थी h, कितना बढ़ गई, दिस माइनस दिस बढ़ गई, तो डेल्टा x कितना हो गया इसमें 5h बाई 4 अब है, पहले h हुआ करती थी h बाई 4, इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई h बाई 4 और बढ़ गई। तो तुम ये बोलोगे कि कितनी ऊर्जा, अब स्प्रिंग में कितनी ऊर्जा है, हाफ ऑफ k इंटू h बाई 4 का स्क्वायर, इतनी एनर्जी है स्प्रिंग में। जब ये वापस ऐसे हो जाएगी उस वक्त स्प्रिंग फिर से अपने नेचुरल लेंथ में आ गई, स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं है, सिर्फ क्या होगा उस वक्त इसके पास, सिर्फ वेलोसिटी होगी। तो कितनी वेलोसिटी होगी, सारी सारी स्प्रिंग की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इसकी वेलोसिटी में, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, v कितना आ जाएगा h बाई 4 रूट ऑफ k बाई m, सही में इतना आ जाएगा, है कि नहीं? फिर से बता दे, फिर से बता दे, आपको ट्रायंगल से ये लेंथ पानी थी, इसमें से ये वाली लेंथ घटानी थी, क्योंकि ये उसकी नेचुरल लेंथ थी, तो इसका एक्सटेंशन आ जाता, तो स्प्रिंग की एनर्जी आ गई, और सारी स्प्रिंग की एनर्जी किसमें खर्च हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, रिंग के। ठीक है, यहां पे क्या प्रॉब्लम है, यहां पे प्रोजेक्टाइल के साथ मिला दिया है, यहां पे स्प्रिंग और ब्लॉक अटैच नहीं है, ठीक बात है, और स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है, और इसका जो है फोर्स कांस्टेंट के, डेल्टा एक्स और मास तीनों दिया हुआ है। ये अपनी नेचुरल लेंथ, यहां से यहां तक इसकी लेंथ नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस्ड है, डेल्टा एक्स कंप्रेस्ड है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो, 5 सेंटीमीटर यानी 0.505 मीटर, यानी 1/20 मीटर, बोलो मास 0.1 किलोग्राम है, के तो इतना है। जब तुमने इसको नेचुरल लेंथ से इतना कंप्रेस किया है और ये इससे अटैच है नहीं, जब छोड़ोगे यहां से तुम रिलीज करते हो तो क्या होगा बोलो, ये वापस यहां आएगा, जब ये यहां आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, सारी काइनेटिक एनर्जी, सारी स्प्रिंग एनर्जी कितनी, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, सारी स्प्रिंग एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर में, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, v कितना आ गया, डेल्टा एक्स अंडर रूट क्या k बाई एम, v इतना आ गया हमारा, बोलो इतना आ गया, डेल्टा x कितना था 1/20, रूट ऑफ k कितना था 100, m कितना है 0.1, कितना आ गया रूट ऑफ 1/20 अंडर रूट 1000, ये 100 बाहर लेते आओ, बाहर 10 हो गया, कितना हो गया 1/2 अंडर रूट 10, ऐसा हो गया। इतना जो है तुम्हारा, इतना तुम्हारा ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा बोलो, पूछा है कि ये x दूरी कितनी होगी, जब ये यहां से चला है अब वापिस उसे कितना उतरना है, 2 मीटर नीचे उतरना है। जब वो 2 मीटर नीचे उतरेगा उस वक्त इसकी ये वाली वेलोसिटी पता है तुम्हें कितनी, 1/2 अंडर रूट 10, ये वाली वेलोसिटी पता है, और ये वेलोसिटी कितनी है 0। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई बॉल ड्रॉप होती है तो ये कितना टाइम लेता है, रूट 2h बाई जी, ये तो सीधे सीधे निकाल लें हम, तो रूट ऑफ 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2 बाई जी कितना है 10, कितना आ गया रूट ऑफ 4/10, ये तो हमारा टाइम आ गया। अच्छा तो ये टाइम आ गया, अब बोलोगे कि ये x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x में कितनी है 1/2 अंडर रूट 10 इंटू टाइम कितना है रूट 4/√10, तो कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका 2 आ गया, कितना आ गया 1 मीटर, यानी ये 1 मीटर की दूरी पे जाके गिर जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है, लिख लीजिए।
जैसे कुछ प्रॉब्लम्स में लेता हूं, कुछ ऐसा हुआ ना कि मान लो कुछ केसेस में लेता हूं बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के, प्रैक्टिस करते हैं। ये स्प्रिंग है, ब्लॉक यहां पे है, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, फोर्स कांस्टेंट के है, यहां से रिलीज करते हो, ये कुछ h गहराई नीचे जाता है, h निचाई पे जाता है, उस वक्त इसकी वेलोसिटी v है। क्या लिखोगे एनर्जी इक्वेशन? इसके नीचे जाने से इसको क्या मिला? पोटेंशियल एनर्जी रिलीज, ग्रेविटेशनल। नीचे जाने से कितना एनर्जी रिलीज हुई? mgh। वो कहां खर्चा हुई? स्प्रिंग में कितना? हाफ के एच स्क्वायर प्लस ब्लॉक में हाफ mv स्क्वायर। बोलो बात ठीक की गलत? ठीक बात। लेकिन इसी के साथ में तुम्हें बता दे रहा हूं, कभी भी इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हम लोग SHM पढ़ेंगे तो ये जो है इसका विकल्प होगा, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, और हम लोग यही लगाएंगे। कभी भी स्प्रिंग वाले ऐसे प्रॉब्लम्स में हम लोग एनर्जी से बचेंगे। फिलहाल अभी तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम करोगे जिसमें होंगे, बाद में बड़े प्रॉब्लम्स के इसकी वजह हम यही लगा देते हैं। अभी भी इसी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये आइदर दिस और दिस, ठीक है। खाली बस बता दिए, दिमाग में बात रखना। कैसे करोगे इसको? अब ब्लॉक नीचे जा रहा है, ब्लॉक के नीचे जाने से क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी mgh। वो जो ऊर्जा मुक्त हुई है वो कहां खर्च होगी? स्प्रिंग को फैलाने में, हाफ के एक्स स्क्वायर में, और प्लस ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में। बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे है और एक ब्लॉक यहां से गिर जाता है, मास m का, कुछ h0 ऊंचाई से, और वो जब इस पे दबता है तो अभी वो कुछ x ऊंचाई दबा होता है, और उस वक्त ब्लॉक की वेलोसिटी v होती है। बताओ कैसे लिखोगे एनर्जी इक्वेशन? यहां से यहां तक कितना नीचे आ गया वो बोलो? h0 तो आया ही, x और नीचे आ गया। कितना नीचे आया? तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? mg इंटू h0 प्लस x। इतनी ऊर्जा रिलीज हुई। वो कहां खर्च हुई? स्प्रिंग को दबाने में, हाफ के एक्स स्क्वायर में, प्लस क्या चीज? हाफ mv स्क्वायर में। श्योर? ठीक बात है। फिर मैं कहता हूं ऐसे एनर्जी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। फिर मैं कहता हूं कि मान लो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि एक यहां पे ब्लॉक है, यहां पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है। यहां पे स्प्रिंग के इस एंड से s दूरी पे एक ब्लॉक है, ठीक है, वो आता है वहां से और इसको x दबा देता है, ठीक है। उस वक्त उसकी वेलोसिटी v होती है। तब बताओ कैसे लिखोगे इक्वेशन? ये ब्लॉक यहां से यहां आ गया तो वर्टिकली कितना नीचे गिरा? s ये और x ये, s प्लस x ऐसे, और ये थीटा है तो ये कितना हो गया? s प्लस x साइन थीटा। ये दूरी हुई कि नहीं हुई? ब्लॉक यहां से रिलीज किया गया, फ्रिक्शन अभी नहीं है, फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है। यहां से चला, इसको टच किया, x और दबाया, टोटल s प्लस x ये लेंथ हो गई। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका s प्लस x साइन थीटा, बिकॉज एंगल के सामने होगा ना s प्लस x साइन थीटा। तो ब्लॉक कितना वर्टिकली नीचे आया बोलो? mgh, h की जगह s प्लस x साइन थीटा। ये ऊर्जा कहां खर्च हो गई? इसको दबाने में, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस कितना? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। श्योर? ठीक बात है। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। और जैसे कुछ ऐसा कि यहां पे एक ब्लॉक है और ये उसका नेचुरल लेंथ है, यहां अटैच्ड नहीं है, नॉट अटैच्ड, और मास इसका m है, और यहां इसका नेचुरल लेंथ है। ये नेचुरल लेंथ से x नॉट दूरी दबाया गया, k इसका फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। जब ये रिलीज करते हो और ये स्मूथ है, रिलीज करोगे तो यहां से यहां आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन इसके आगे रफ है, यहां तक स्मूथ था, इसके आगे रफ है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और यहां आके वो रुक जाता है। d दूरी चलता है और वो रुक जाता है। पूछा है फाइंड कुछ भी, फाइंड कंडीशन, कोई भी कंडीशन, फाइंड रिलेशन, सबके बीच रिलेशन बताओ। तुम क्या कहोगे?
भी रेस्ट में था, यहां से रिलीज किया गया, यहां भी वो रेस्ट में था और यहां भी रेस्ट में था। यहां रेस्ट में था तो कितनी एनर्जी थी स्प्रिंग के पास? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, सब एनर्जी खा गया ना, म्यू एम जी इंटू क्या डी। बात खत्म। बात समझ में आई? शुरू में भी रेस्ट में था और बाद में भी रेस्ट पे है। यहां पे कितनी एनर्जी थी इसके पास? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर स्प्रिंग एनर्जी, इतना कंप्रेस था ना। तो फिर वो क्या हुआ कि ऐसा 3 ब्लॉक नहीं है यार, तुम 3 ब्लॉक समझ रहे हो क्या? ताकि तुम्हें पता चले कि वो वही है, नहीं तो सोचोगे 3 डब्बा है यहाँ पर। एक डब्बा यहाँ से रिलीज क्यों? एक्स नॉट आया यहाँ पे, धक्का दिया यहाँ, ठीक है। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एनर्जी थी, ब्लॉक यहाँ रिलीज हुआ, वेलोसिटी वो निकालने की जरूरत नहीं है। वो वाला हम लोग स्टेप खा गए, सीधे सीधे देखें। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर एनर्जी थी स्प्रिंग में, वो सब कौन खा गया? फ्रिक्शन खा गया। बात खत्म। क्लियर? तो ऐसे इक्वेशंस लिखेंगे, या तो किसी ब्लॉक का फ्री मतलब फॉलिंग, यहां से सडनली रिलीज करना अटैच करके, या फिर स्प्रिंग को उल्टा करके उस पे ब्लॉक गिराना, या फिर इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे जाना, या फिर ब्लॉक के एनर्जी को, स्प्रिंग की एनर्जी को, या फिर इसको, इसी को हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन से अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लो, समझो ऐसा है, एक ऐसा है, कुछ ऐसी चीज है, ऐसा कुछ है, इसका रेडियस जो है आर है, यहां से एक ब्लॉक को रिलीज किया जाता है, ये स्मूथ है, पूरा सरफेस स्मूथ है, ठीक है। और जब वो ब्लॉक यहां आता है पॉइंट पी पे, उस वक्त ये ऐसा होता है, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, मुझे नहीं पता है। नॉर्मल रिएक्शन एट पी इज इक्वल टू वेट ऑफ ब्लॉक। बात समझे? वेट ऑफ ब्लॉक पूछा है, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, कर लोगे? समझो, यहां से तुमने फेंक दिया, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, सर्कुलर मोशन करने लगा। पी पे जो वॉल और ब्लॉक के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? जरा हम फोर्स डायग्राम बनाए, ब्लॉक का एफपीडी बनाओ। यहां पे ब्लॉक का वेट कितना? mg नीचे की तरफ, ये टेबल इसको धक्का देगा रिएक्शन n से, लिखोगे ना तुम? तो क्या लिखोगे बोलो? F नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू ए नॉर्मल। नॉर्मल की ओर कितना फोर्स लग रहा है? n। मास इंटू ए नॉर्मल कितना हो गया बोलो? v1 स्क्वायर बाई आर। मान लेता हूं यहां वेलोसिटी v1 थी, मान लेता हूं v1 स्क्वायर बाई आर, राइट। लेकिन कह रहा है कि वो v1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? तो n की जगह क्या रख दूं? mg। तो mg इज mv1 स्क्वायर बाई क्या? r। तो mm कैंसिल हो गया, v1 स्क्वायर कितना आ गया बोलो? gr के बराबर। ये बात तो समझ में आ गई। तुम्हें यहां वेलोसिटी देने की बजाय यहां रिएक्शन दे दिया, ताकि तुम यहां डायनेमिक्स का इक्वेशन लगा के वहां वेलोसिटी पा सको, ठीक ना। पूछा है यहां वेलोसिटी कितनी है, तो क्या भाई v1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? v0 स्क्वायर माइनस 2gh, बता चुके हैं। h कितना होगा यहाँ पे? r होगा। और v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? gr। तो क्या लिख दोगे? v1 स्क्वायर इक्वल टू दिस मच, तो v0 कितना आ गया? रूट ऑफ 3gr आ गया। बात समझ में आई? तो ये v0 थी। या वो ऐसा ना करके, वो ये ब्लॉक ना दे करके, वो क्या दे देता कि ब्लॉक ना देता, वो कुछ ऐसा कर देता, यहां पे स्प्रिंग कर दिया, स्प्रिंग लगा दिया और स्प्रिंग से मास को कनेक्ट कर दिया, और इसकी नेचुरल लेंथ यहां पे थी, नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस कर दिया और यहां से रिलीज कर दिया। तो पूछेगा फाइंड k, इसका k कितना होगा? तो क्या लिखोगे? कितनी एनर्जी थी इसके पास बोलो? ठीक है, शीट दे देगा, शीट देगा। कुछ नहीं दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ? फाइंड x, कितना कंप्रेस करें? फाइंड x मतलब कितना कंप्रेस करें कि जब ये यहां पे आए तो यहां रिएक्शन पी हो जाए। तो दो भाषा बदल गई। इस रिएक्शन से हम क्या निकाल लिए? यहां पे बोलो वेलोसिटी निकाल लिए। अब इसको कंप्रेस किया हो तो इसमें कितनी एनर्जी है बोलो? हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी है। ये कहां कहां खर्च उठाने में? gr प्लस कहां बोलो? हाफ ऑफ m इंटू v1 स्क्वायर। क्यों? यहां पे था ना, रिलीज किया, तो
तो जो स्प्रिंग की एनर्जी थी हाफ के एक्स स्क्वायर, वही खर्चा हो गई इसको उठाने में mgr, और कहां पे हाफ mv1 स्क्वायर में। और v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी लेकिन gr, यहां रिएक्शन दिया था उससे हम निकाल लेंगे। तो gr कितना आ गया mgr/2 और mgr कितना आ गया 3/2 mgr इज इक्वल टू क्या हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा x की वैल्यू आ गई √3 mgr/k। कुछ बात समझ में आई? ऐसे लगा। तो आज हम किस किस का इन्वॉल्वमेंट किए? आज इन्वॉल्वमेंट किए स्प्रिंग की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगले बार बात करेंगे फ्रिक्शन भी इसी में घुसा देंगे, ठीक है ना। आज उसको प्रोजेक्टाइल से जोड़े, सर्कुलर मोशन से जोड़े, वहां रिएक्शन दे दिए, इनडायरेक्टली वेलोसिटी निकालनी पड़ी, है कि नहीं। तो ऐसे तुमको प्रॉब्लम्स थोड़े थोड़े जोड़ कर करने पड़ेंगे। अगले बार देखते हैं तो इसमें हाँ फ्रिक्शन भी मिलाएंगे और थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ भी। तो थोड़े टफ प्रॉब्लम बनते हैं। उतना करने के बाद फिर तुम जो है फिर शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक ना। कल क्लास है हमारी नहीं है?